अर्निका ज्योतिष में आप सभी प्रिय दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। जो भी व्यक्ति मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में हम राहु के द्वारा कुछ ऐसे निर्मित शुभ योगों के बारे में बताएंगे जिस राहु के कारण जैसे आप अशुभ समझते हैं। अधिकांश लोग राहु को अशुभ समझते हैं, पापी ग्रह समझते हैं और सोचते हैं कि राहु हमेशा उनके लिए अशुभ कारक रहता है। देखिए, हर व्यक्ति के मन में शायद यही सवाल उठते रहते हैं कि उसे अगर कुंडली में कोई परेशानी आ रही है तो राहु के द्वारा आ रही है। उसके मन में बहुत से अशुभ घटनाओं के चित्र उभरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि प्राय ये देखा जाता है, अधिकांश पंडित लोग भी बता देते हैं कि भाई आपकी कुंडली में राहु खराब है। राहु को खराब बता देते हैं तो लोगों के मन में एक भ्रम पैदा हो जाता है, संशय पैदा हो जाता है कि उसे राहु खराब फल प्रदान कर रहा है। तो आज मैं कुछ ऐसे योगों के बारे में बताऊंगा कि राहु एक अशुभ और पापी ग्रह होते हुए भी कुछ ऐसे शुभ योग निर्मित करता है कि जो अकल्पनीय रहते हैं। ऐसे शुभ योगों में राहु राजसी सुख, वैभव जैसी सुविधाएं प्रदान करने वाला भी बन जाता है। राजनीति के क्षेत्र में तो वह ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। आजकल जितने भी नेता लोग हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, अधिकांश लोगों की कुंडली में आप देखेंगे तो राहु की प्रमुख भूमिका मिलती है। ये राजसी सुख, वैभव प्रदान करने वाला भी बन जाता है। लक्ष्मी की अटूट कृपा भी अगर राहु शुभ योग में है तो उस व्यक्ति के ऊपर रहती है, उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। इसलिए सज्जनों, राहु को केवल अशुभ ग्रह मत माने। राहु शुभ योगों में हो तो ये शुभ ग्रहों से भी ज्यादा अच्छा फल देने में समर्थ हो जाता है। तो चलिए आज के वीडियो में राहु के उन्हीं शुभ योगों के बारे में बताएंगे कि राहु कौन से शुभ फल प्रदान करता है। कुंडली में इसकी उस स्थिति के अनुसार यदि वह शुभ योग में है तो कितने शुभ फल प्रदान करेगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक योग बनाता है राहु, अष्टलक्ष्मी योग। नाम ही से आप को पता चल गया होगा, अष्टलक्ष्मी योग निर्माण करता है राहु। यह अष्टलक्ष्मी योग कब बनता है? जब कुंडली में राहु छठे स्थान में हो। ये छठवां स्थान है, यहाँ राहु बैठा हो। ध्यान दीजिए, कुंडली में छठे स्थान में यदि राहु है लेकिन गुरु कहीं भी केंद्र में बैठा हो। केंद्र भाव कौन से हैं? 1, 4, 7, 10 ये केंद्र भाव है। राहु छठे स्थान में हो और गुरु इन केंद्र भावों में, मान लो गुरु यहाँ है तो केंद्र भाव है, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, केंद्र भाव में गुरु को रहना चाहिए। और छठे भाव में राहु अगर बैठा है तो ये अष्टलक्ष्मी योग बना देता है। अष्टलक्ष्मी योग जब राहु बनाता तो इसका फल क्या होता है कि ऐसा राहु अपना पाप पूर्ण स्वभाव त्याग कर बड़े ही अच्छे और उत्तम फल देने लगता है। ऐसे व्यक्ति का जो स्वभाव रहता है बड़ा शांत रहेगा, व्यक्तित्व शांत होता है, ईश्वर के प्रति वो आस्थावान हो जाता है और समाज में उसे यश भी मिलता, मान भी मिलता, सम्मान भी मिलता, प्रतिष्ठा भी मिलती है। और विशेष तौर पर लक्ष्मी की बड़ी अटूट कृपा उस पर बरसने लगती है यदि कुंडली में अष्टलक्ष्मी योग बन रहा है राहु के द्वारा। तो राहु एक ऐसा ग्रह है जो ऐसे शुभ योग में आने पर अष्टलक्ष्मी योग का निर्माण अगर कर रहा है तो वो व्यक्ति का जीवन स्तर अपने आप ऊंचा उठ जाता है, उसको हमेशा सुख फल प्राप्त होते हैं, सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। दूसरा योग बनाता है राहु परिभाषा योग। कौन सा? परिभाषा।
ये आपका पहला था अष्टलक्ष्मी, ये दूसरा हो गया परिभाषा योग। परिभाषा योग कब बनता है? अगर राहु लग्न में बैठा है, मान लो राहु यहां बैठा है, ये लग्न भाव है और इस पर सब ग्रहों की दृष्टि है। मान लो राहु यहाँ बैठा है, यहाँ गुरु बैठा है, तो गुरु की 7वीं दृष्टि हो गई। शुक्र बैठा है, बुध बैठा है, या कहीं से भी गुरु की 5वीं दृष्टि पड़े, यानी जहां से आप गिनेंगे तो 5वां नंबर यहाँ आ जाए। जैसे 1 2 3 4 5, मान लो गुरु यहाँ बैठा है तो यहाँ से 1 2 3 4 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही? लग्न पर। 7वीं दृष्टि यहाँ से गुरु की यहाँ पड़ेगी। 9वीं दृष्टि यहाँ से पड़ जाएगी। अगर गुरु यहाँ से आप काउंट करेंगे तो लग्न तक आते हैं तो 9 संख्या आ जाएगी, तो 9वीं दृष्टि हो गई। शुक्र की हमेशा 7वीं दृष्टि होती है, तो शुक्र यहाँ होगा तो लग्न पर दृष्टि पड़ेगी। बुध की भी 7वीं दृष्टि पड़ती है। तो यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि में है और लग्न में राहु है तो शुभ दृष्ट है, या तीसरे छठे और 11वें भाव में बैठा है। कहाँ? तीसरा भाव कौन सा है? तीसरा, छठा और 11वां, यहां राहु बैठा है, या छठे भाव में राहु बैठा है, या तीसरे भाव में राहु बैठा है। तीसरे, छठे या 11वें भाव में अगर राहु हो और यहाँ भी अगर शुभ दृष्ट है, यानी इन्हीं शुभ ग्रहों की कहीं ना कहीं दृष्टि पड़ रही है उसके ऊपर, तो वो परिभाषा योग का निर्माण कर देता है। यानी कौन सा योग बन जाता है? राहु द्वारा परिभाषा योग। परिभाषा योग में जब आ जाता है राहु तो आर्थिक स्थिति से बहुत सुदृढ़ कर देता है, आर्थिक लाभ देने लगता है। स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है, और कोई भी अगर वो कार्य करता है तो वो आसानी से हो जाते हैं। किसी कार्य में उसको परेशानी नहीं होती, ज़्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं आती। जो भी काम हाथ में लेगा वो आसानी से पूर्ण हो जाएंगे। राहु परिभाषा योग के अंतर्गत ऐसे सुफल प्रदान करेगा। अगला योग हम बताते हैं लग्न कारक योग। अब लग्न कारक यही लग्न है। लग्न कारक योग क्या होता है? अगर मान लीजिए कि मेष, वृष या कर्क लग्न है, कौन सी? बस 1 2 या 4 नंबर यहाँ लिखा है, 1 लिखा है या 2 लिखा है या 4 नंबर। 1 लिखा है तो मेष लग्न की कुंडली हो जाएगी, 2 लिखा है तो वृषभ लग्न की, और 4 लिखा है तो कर्क लग्न की कुंडली हो जाएगी। तो मेष, वृषभ और कर्क लग्न की कुंडली में बस एक यह ध्यान देना है कि अगर मेष, वृषभ या कर्क लग्न की कुंडली में है तो केवल राहु को दूसरे, 9वें और 10वें भाव में ना होना चाहिए। कहाँ नहीं होना चाहिए? दूसरे, 9वें और 10वें भाव में। यानी इन स्थानों को छोड़ के दूसरे, 9वें और 10वें भाव में अगर नहीं है, अगर मेष, वृषभ या कर्क लग्न की कुंडली है और राहु कहीं भी बैठा है, छठे भाव में बैठा है, तीसरे भाव में बैठा है, चल जाएगा। केवल दूसरे, 9वें और 10वें भाव में नहीं है तो ये लग्न कारक योग बनाता है। लग्न कारक योग में क्या होता है? जाने अनजाने जो भी मान लो दुर्घटनाओं की संभावना बनती है वो भी नहीं होती। दुर्घटनाओं की संभावनाएं कम हो जाती है, दुर्घटना होते होते बच जाती है। स्वास्थ्य उत्तम रहता है, आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहती है, और ऐसा व्यक्ति प्राय सुखी जीवन व्यतीत करता है अगर उसकी कुंडली में राहु द्वारा लग्न कारक योग बन रहा है। बस वैसे ध्यान दीजिए कि मेष, वृषभ और कर्क लग्न की कुंडली है अगर, तो दूसरे, 9वें और 10वें भाव भर में राहु ना हो, कहीं भी हो सकता है, तो वो लग्न कारक योग बनाता है। अगला योग है अमात्य कारक राहु। अब देखिए अमात्य कारक कौन सा ग्रह कहलाता है? अमात्य कारक होता है जिसके अंश आप कुंडली में अगर देखेंगे, अमात्य कारक, अमात्य कारक राहु, सबसे ज्यादा अंश जिस ग्रह के होते हैं वो होता है आत्मकारक। ठीक है ना? जो सबसे ज्यादा आत्मकारक ग्रह के सबसे ज्यादा अंश, सबसे ज्यादा अंश पे अगर कोई ग्रह है तो वो मत आत्मकारक ग्रह है।
लेकिन जो दूसरे नंबर का ग्रह है, यानी जिसके सबसे ज्यादा अंश हैं, वो हो गया आत्मकारक, और उससे दूसरे नंबर का जो ग्रह है उससे कम वाला, वो अमात्य कारक ग्रह कहलाता है। तो यदि राहु या सूर्य दोनों में से कोई भी अमात्य कारक ग्रह के रूप में है, यानी दूसरे नंबर की संख्या में है, उसके किसमें, उसका जो अंश है, मान लो किसी का अंश 24 अंश पर है कोई ग्रह, सबसे ज्यादा उसी की है, तो वो आत्मकारक ग्रह हो गया। लेकिन अगर दूसरा ग्रह उसके 22 अंश है तो वो अमात्य कारक ग्रह हो गया। तो राहु यदि अमात्य कारक ग्रह में है, यानी अमात्य कारक ग्रह के रूप में अगर राहु है, तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति की रुचि राजनीतिक क्षेत्र में निश्चित तौर पर रहेगी, और वह व्यक्ति राजनीति में सफल भी होगा। क्या होगा, अगर अमात्य कारक के रूप में राहु बैठा है तो ऐसे व्यक्ति की रुचि हमेशा राजनीति में रहती है, और वो राजनीति के क्षेत्र में सफल भी हो जाता है। समाज में भी उसको उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, मान सम्मान मिलता है, समाज में उसको ख्याति मिलती है, समाज में उसका दबदबा रहता है, यदि राहु अमात्य कारक ग्रह के रूप में आपकी कुंडली में विद्यमान है। तो सूर्य का भी यही होता है, सूर्य भी अमात्य कारक है, तो सूर्य भी यही फल देगा। अगला योग बनता है, अगर वृश्चिक लग्न है, या पहले हम कर्क लग्न ले लेते हैं। मान लीजिए कर्क लग्न की कुंडली, यानी यहाँ 4 नंबर लिखा है, ठीक है ना। कर्क लग्न की कुंडली में अब आप देखिए कि मंगल आपका, कर्क लग्न की अगर कुंडली है तो मंगल को दूसरे भाव में रहना चाहिए, शनि को लग्न में, यानी यहाँ पे शनि बैठ गया कर्क लग्न की, मंगल यहाँ बैठ गया दूसरे घर में। कहाँ, शनि को लग्न में होना चाहिए, मंगल को दूसरे भाव में रहना चाहिए, और राहु हमेशा छठे भाव में राहु हो। लग्न में शनि हो, दूसरे भाव में मंगल हो, छठे भाव में राहु हो, और सूर्य और बुध कहीं भी एक साथ हो, ठीक है ना। मान लीजिए सूर्य और बुध यहाँ आ गए दोनों, यहाँ शनि बैठ गया कर्क लग्न की कुंडली में, दूसरे भाव में मंगल बैठ गया, छठे भाव में राहु बैठ गया, और यहाँ सूर्य के साथ बुध बैठा है, या फिर 11 में लग्नेश भी आ जाए, यानी कर्क लग्न का स्वामी कौन होता है, चंद्रमा, वो 11वें भाव में बैठ गया। सीधा सीधा हिसाब है कि कर्क लग्न की अगर कुंडली है, कर्क लग्न का स्वामी कौन होता है, कर्क राशि का चंद्रमा, चंद्रमा 11 में बैठा हो 11वें भाव में, मंगल दूसरे भाव में बैठा हो, राहु छठे भाव में बैठा हो, और कहीं भी सूर्य के साथ बुध बैठा हो। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर वह व्यक्ति राजनीति में ही जाएगा, और राजनीति में उसको सफलता भी मिलेगी, यश मान सम्मान भी प्राप्त होगा। वो राजनीतिक क्षेत्र का ही चयन करने वाला रहेगा, और राजनीतिक क्षेत्र में उसको सफलता मिल जाएगी। इस टाइप का अगर योग बनता है तो अधिकांश राजनीतिक व्यक्तियों की कुंडली में यह योग आपको मिलेगा। अब आते हैं वृश्चिक लग्न। अगर मान लीजिए यहाँ वृश्चिक लग्न है, कौन सी, वृश्चिक लग्न, यानी 8 नंबर लिखा है, 8 नंबर की राशि है, तो वो वृश्चिक लग्न होगी। वृश्चिक लग्न का स्वामी या वृश्चिक राशि का स्वामी कौन होता है, मंगल। अगर कुंडली में 8 नंबर की लग्न है, और लग्नेश जो है, लग्नेश कौन बनेगा, वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि का स्वामी कौन होता है, मंगल, तो लग्नेश कौन बन गया, मंगल, यानी लग्न का स्वामी मंगल बन गया। यदि लग्नेश 12 भाव में बैठा हो, 12वां भाव यहाँ पे मंगल बैठा हो, यानी लग्नेश, यहाँ पे वृश्चिक लग्न की अगर कुंडली और मंगल 12वें भाव में बैठा हो, लेकिन गुरु से दृष्ट हो, किससे, अगर गुरु, या तो यहाँ एक सीधे मान के चलिए कि यहाँ पे गुरु है, 1 2 3 4 5 6 7, या तो गुरु यहाँ बैठा है, या गुरु यहाँ बैठा है, गुरु की 7वीं दृष्टि मंगल पर जाएगी, या गुरु चौथे भाव में है तो 9वीं दृष्टि जाएगी। तो ऐसी स्थिति में गुरु
की दृष्टि अगर मंगल पर है, यदि लग्नेश कोई भी मंगल 12वें भाव में है और गुरु से दृष्ट है और शनि 11 में हो जाए, शनि कहाँ बैठ जाए 11 में, यहाँ शनि आ जाए, मंगल 12 में हो, शनि 11वें भाव में हो, मंगल पर गुरु की दृष्टि हो, राहु चौथे भाव में हो, यहाँ पे चौथा भाव ये है, यहाँ पर राहु बैठा हो। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंस बात है जी कि वृश्चिक लग्न में लग्नेश मंगल कहाँ हो 12वें भाव में, गुरु से दृष्ट हो, गुरु की दृष्टि हो उस पर, 11वें भाव में शनि हो, चौथे भाव में राहु हो और शुक्र यहाँ बैठा हो 7वें भाव में। शुक्र कहाँ बैठा हो 7वें भाव में, तथा वही के सूर्य और लाभेश, यानी कहीं भी सूर्य और बुध दोनों हो। ध्यान दीजिए, कहीं भी सूर्य बुध, मान ली यहाँ पुनः फिर सूर्य बुध आ गए, तब ऐसी अगर स्थिति आपकी कुंडली में है कि वृश्चिक लग्न की कुंडली है, अगर लग्नेश मंगल 12वें भाव में बैठा है, गुरु से दृष्ट है, 11 में शनि है, चौथे भाव में राहु है, 7वें भाव में शुक्र है और कहीं भी सूर्य बुध साथ में बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति प्रखर राजनेता बनता है। कैसा? ऐसा व्यक्ति एक प्रखर और तेजस्वी राजनेता बन के उभरता है। उसको राजनीति में ये मान के चलिए दिन दूनी रात चौगनी सफलता मिलती है। ये प्रखर राजनेता का उदाहरण है। यदि वृश्चिक लग्न में मंगल 12 में है, गुरु से दृष्ट है, शनि 11 में है, शुक्र 7 में है, 4 भाव में, चौथे भाव में राहु है, तो ऐसा राहु ऐसे व्यक्ति को एक प्रखर राजनेता की श्रेणी में ला देता है। वो प्रखर और तेजस्वी राजनेता बन जाता है। यदि नवमांश और दशमांश कुंडली, कौन सी, नवांश कुंडली हो या दशमांश कुंडली, ये आपकी अगर आपने अगर कुंडली बनवाई है या कुंडली आप में देखेंगे तो नवांश और दशमांश कुंडली रहती है, बिल्कुल सेम इसी प्रकार की रहती है जैसे लग्न कुंडली। अगर नवांश या दशमांश कुंडली में राहु वही तीसरे, छठे या 11वें भाव में है, कहाँ, अगर आपकी नवांश कुंडली में या दशमांश कुंडली में राहु तीसरे भाव में बैठा है या छठे भाव में बैठा है या 11वें भाव में बैठा है, तो यह योग भी राजनीति की ऊंचाइयों पर ले जाता है। ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर राजनीति में सफल होता है। अगर सिंह लग्न की कुंडली है, कौन सी, यहाँ अगर मान लो 5 नंबर लिखा है तो यहाँ सिंह लग्न हो जाएगी। सिंह लग्न का स्वामी कौन होता है, सूर्य। सिंह लग्न की कुंडली, वैसे सिंह लग्न जो है नेतृत्व की क्षमता प्रदान करने वाली लग्न है। क्या है जी, नेतृत्व के लिए अच्छी मानी जाती है। तो सिंह लग्न की कुंडली में अगर दूसरे भाव में यहाँ सूर्य बैठ जाए, कहाँ, दूसरे भाव में सूर्य के साथ चंद्रमा बैठ जाए, बुध बैठ जाए या गुरु बैठ जाए या चारों ग्रह साथ में बैठ जाए। सिंह लग्न की कुंडली में अगर दूसरे भाव में सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु यानी 4 शुभ ग्रह बैठे हों और छठे भाव में यहाँ पे, जो छठा भाव है यहाँ पर मंगल बैठा हो, कहाँ, छठे भाव में मंगल बैठा हो, दूसरे भाव में सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु यानी 4 शुभ ग्रह बैठे हों, छठे भाव में मंगल हो, 11वें भाव में यहाँ शनि बैठा हो, कहाँ, 11वें भाव में शनि बैठा हो और 12वें भाव में राहु आ गया हो। आपकी कुंडली में अगर यह योग है या किसी भी की कुंडली में यह योग है, सिंह लग्न की कुंडली हो, 5 नंबर हो, दूसरे भाव में सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु 4 शुभ ग्रह बैठे हों, छठे भाव में मंगल बैठा हो, 11वें भाव में शनि बैठा हो और 12वें भाव में राहु अगर बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को राजनीति विरासत में मिलती है। यानी जितने भी आपको राजनीतिक व्यक्ति मिलेंगे, बहुत से ऐसे उनको विरासत में मिली हुई राजनीति होती है। बहुत से हैं, परिवारवाद में देखिए आप, अखिलेश यादव हैं आपके, गांधी परिवार है, इनको विरासत में मिली है। तो बहुत से ऐसे हैं, इनको विरासत में ही राजनीति मिल जाती है। तो सूर्य अगर 10वें भाव में है और राहु अगर छठे या 10वें भाव में है, तो अभी राजनीति में सफलता मिलेगी। तो प्रिय सज्जनों,
आज मैंने राहु के द्वारा निर्मित कुछ ऐसे शुभ योगों के बारे में बताया। विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राधे।